वेलकम टू आवर चैनल टेकवर्स 51। सो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेलविंड सीएसएस। ठीक है। आज हम देखेंगे कि टेलविंड सीएसएस की क्या वजह थी कि टेलविंड सीएसएस जैसे फ्रेमवर्क को जो है बनाया गया। इवन के जब ऑलरेडी हमारे पास सीएसएस है तो टेलविंड सीएसएस की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं सीएसएस के ही। तो बट आज का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टेलविंड सीएसएस। ठीक है। तो ये है कि हम बिना टाइम जाया किए हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और ऑलरेडी मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही है। मैं क्रोम के ऊपर जाता हूँ और आपको टेलविंड सीएसएस की जो वेबसाइट है उसका एक इंट्रो करवाता हूँ। ठीक है। सो लेट्स सी। सो आप देख सकते हैं कि टेलविंड सीएसएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे पास ओपन हो चुकी है। ठीक है। और आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, अगर आप इसको इस हेडिंग को गौर से पढ़ लें तो आपको मेन ऑब्जेक्टिव सीएसएस का जो है पता चल जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली rapidly build modern websites without ever leaving your HTML। ठीक है। That's the main context of building Tailwind CSS framework। ओके। क्या लिखा है कि भाई अगर आपको मॉडर्न वेबसाइट्स बनानी है विदाउट लिविंग योर एचटीएमएल, ये अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल जब हम हैंड्स ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका इस लाइन का क्या मतलब है। इसका यही मतलब है कि वो कह रहे हैं टेलविंड सीएसएस हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि हम बिना अपनी एचटीएमएल की जो फाइल है उससे निकले हुए, ठीक है, हम अपनी सीएसएस को जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। लाइक लेट सपोज जब हम सीएसएस में काम करते हैं प्योर सीएसएस के अंदर, ठीक है, तो हमें एक सीएसएस की फाइल बनानी पड़ती है, लेट्स सपोज स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है। और एक हमें हमारी एचटीएमएल की होती है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लगा लें आप। ठीक है। और फिर क्या होता है कि अगर हमने लेट सपोज किसी एलिमेंट को क्लास दी, ठीक है, और फिर उस पे जब क्लास हमने अप्लाई करनी है, ठीक है, तो हमें अपनी इंडेक्स वाली फाइल में से निकल के स्टाइल वाली फाइल में जाना पड़ता है। ठीक है। और वहाँ पे जो स्टाइल शीट बनाई होती है उसमें जो भी क्लासेस दी होती हैं, ठीक है, उनको हमें वहाँ पे जाके स्टाइलिंग करनी पड़ती है, उनको सीएसएस रूल्स उन पे अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है। तो वो क्या करना मतलब काफी मुश्किल का फेस करनी पड़ती है हमें। ठीक है। और इसके बाद आगे जब हम रिस्पॉन्सिवनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है हमें फेस करनी पड़ती है। बट जब हम टेलमेंट सीएसएस जैसे फ्रेमवर्क में आके काम करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी सारी जो होती है ना, जद्दोजहद कह लें, हार्डवर्क कह लें, ठीक है, ये दूर हो जाती है। ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकल के साथ ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि व्हाट इज टेलविंड सीएसएस, और इसकी मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊँ प्री रिक्विजिट्स हैं। ठीक है। यानी कि अगर आप टेलविंड सीएसएस सीखना चाहते हैं तो आपको इससे पहले क्या चीज आनी चाहिए। तो सीएसएस इज द कोर। ठीक है। अगर आपको सीएसएस आती है ना तो टेलविंड सीएसएस इज नथिंग, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। ओके। तो अगर आपको सीएसएस आती है ना, प्योर सीएसएस आती है, ठीक है, तो टेलविंड सीएसएस कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। ठीक है। तो मेन जो रिक्वायरमेंट है टेलविंड को करने के लिए वो है आपकी सीएसएस। ठीक है। अगर आपको वो आती है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाया किए। ठीक है। तो आज हम जो करेंगे टेलमेंट सीएसएस, जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो हम जो यूज करेंगे फ्रेमवर्क वो होगा हमारे पास नेक्स्ट जेएस का फ्रेमवर्क। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने पास फाइल बना लेता हूँ टेलविंड सीएसएस। ठीक है। एंड दैट्स इट। ठीक है। मैं इसको अपने वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो वैसे तो टेलमेंट सीएसएस हमारे पास जितने भी रिएक्ट के ऊपर फ्रेमवर्क बने हुए हैं सब में ही इस्तेमाल हो सकती है, इसके अलावा भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। बट आज जो हम जिस फ्रेमवर्क के थ्रू, जिस सर्वर के थ्रू हम रन करके इसको देखेंगे, ठीक है, वो होगा हमारे पास नेक्स्ट जेएस का फ्रेमवर्क होगा, उसमें हम नोड का सर्वर रन करेंगे। ठीक है। तो पहले इसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, हम अगर अपनी यहाँ पे भी जाएं, ठीक है, फाइल पे भी जाएं, ठीक है, यहाँ पे गेट इट स्टार्ट के ऑप्शन पे जाएं, ठीक है, तो देखिए हमारे पास फ्रेमवर्क गाइड आ जाती है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट जेएस, लारावेल, वीट, नक्स्ट,
गेट्स बी, ठीक है, सारे हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले सिंपल npx करके हम अपना जो है नेक्स्ट का ऐप क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट फ्रेमवर्क पे बिल्ड होगा। जैसे सिंपल हम रिएक्ट का ऐप बनाते हैं, इसी तरह से हम नेक्स्ट का भी ऐप बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल ही आप देख सकते हैं मैंने क्या कमांड यूज की, क्रिएट npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट। ठीक है, और आगे जब मैं अगर इस पे डॉट पुट कर देता हूँ, जो डॉट का मतलब ये होता है कि ये जो सेम रिपॉजिटरी है, यानी कि जो सेम डायरेक्टरी बनी हुई है, ठीक है, टेलमेंट सीएसएस की जो सेम फोल्डर कह लें, डायरेक्टरी कह लें, ठीक है, ये जो बनी हुई है, ठीक है, इसके अंदर ये आपने प्रोजेक्ट बनाना है। अगर हम ये लेट सपोज मैं हटा दूंगा ना, तो ये क्या करेगा, जैसे आपने अगर रिएक्ट के साथ काम किया हो या किसी भी फ्रेमवर्क के साथ किया हो, तो वो एक अपनी तरफ से एक न्यू फोल्डर बनाता है, उसके अंदर हमारी सारी जितनी भी नेक्स्ट की फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट बॉयलर प्लेट होता है बेसिकली, वो हमारा उसके अंदर आता है। बट हम नहीं चाहते कि ये टेलमेंट सेल्स का फोल्डर है और उसमें एक और फोल्डर बने, ठीक है, हम नहीं, हम चाहते हैं कि ये टेलमेंट सेल्स के फोल्डर के अंदर ही जो है ना हमारी जो भी नेक्स्ट की बॉयलर प्लेट हो ना, ठीक है, वो इसी के अंदर ही जो है ना इंस्टॉल हो। ठीक है, तो इसलिए मैं डॉट लगाऊंगा और एंटर कर दूंगा जस्ट। अब ये कुछ हमारे से क्वेश्चंस पूछेगा, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखें अभी ये हमसे पूछता है कि वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, तो हम कर लेते हैं क्योंकि हमने कौन सा भी कोई फंक्शनल करनी, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी के लिए हम यहाँ पे यस कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो पूछ रही है स्लिंटिंग, ठीक है, यस कर देते हैं। अच्छा, अब देखें मेन जो हमारा सवाल है, ठीक है, वो है टेलमेंट सीएसएस, क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं आज, टेलमेंट सीएसएस। तो यार सी बात है कि टेलमेंट सीएसएस तो हमने यूज करनी ही है, ठीक है, तो इसलिए हम इस पे तो यस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ ठीक है, एसआरसी की डायरेक्टरी भी चाहिए, ठीक है, ऐप राउटर भी चाहिए, ठीक है, इंपोर्ट एलियस हमें नहीं करना, ठीक है, तो दैट्स इट। अच्छा, मेन जो आपका फोकस रहना चाहिए ना, वो टेलमेंट सेल्स पे रहना चाहिए। बाकी जो ये चीज है ना, टाइप शेप, ईएस लिंक, ठीक है, एसआरसी, ऐप राउटर, इंपोर्ट एलियस, ये सब नेक्स्ट जेएस की फीचर्स हैं, नेक्स्ट जेएस की चीजें हैं। ठीक है, तो इन पे आपने फोकस नहीं करा, ये लेटर ऑन हमारी बल्कि इसी ही चैनल के ऊपर हमारी नेक्स्ट जेएस की भी सीरीज चल रही है, तो टाइप शेप की भी चल रही है। ठीक है, तो इवन अगर आप उनको भी देखना चाहें तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टेलमेंट सीएसएस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास टेलमेंट सीएसएस जो है ये सब मैंने जो था, और मेरे कमांड्स आई थी मैंने उन पे यस किया, ठीक है, क्वेश्चंस आए थे मैंने उन पे यस किया, और अब जो है मेरे पास ये एक बॉयलर प्लेट आ गया नेक्स्ट जेएस का। ठीक है, तो अभी ये बस कुछ ही देर में ये सारी हमारे पैकेजेस डिपेंडेंसीज वगैरह जो इंस्टॉल हो जाएंगी, तो फिर हम जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सक्सेसफुली मेरे पास जो है नेक्स्ट जेएस इम्प्लीमेंट हो चुकी है, और सारी पैकेजेस डिपेंडेंसीज वगैरह हम देखें यहाँ पे आके तो सब कुछ इंस्टॉल हो गया है, टेलविंड भी आ गई, टीएस कॉन्फ़िग भी आ गई। ठीक है, तो बट जो मेन है हम सीखेंगे कि आज हम टेलविंड सीएसएस को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ नेक्स्ट जेएस की बाय डिफॉल्ट जो है आपने भी इसी तरह से करना है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो है ना एक बॉयलर प्लेट बनी होती है, ठीक है, नेक्स्ट जेएस में। ठीक है, जैसे ही आप आएंगे ना, मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, आप इसको रिमूव करने में याद रखिएगा। इसको मैंने रिमूव कर दिया, पूरी ब्लैंक कर दिया इसको मैंने। ठीक है, तो देखें स्ट्रक्चर इसका इस तरह से रहता है कि जब हम नेक्स्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट जेएस में जब हम यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है, सिंपल ये कुछ फाइल्स बनी है। जब आपने देखा होगा जब उसने हमें से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, डू यू वांट एसआरसी डायरेक्टरी, तो मैंने किया था यस। ठीक है, तो एसआरसी बेसिक होती है सोर्स डायरेक्टरी। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारी एप्स बनाएंगे, ठीक है, जो भी हम अपने पेजेस बनाएंगे, राउट्स बनाएंगे, वो सब ही इस डायरेक्टरी के अंदर आएंगे अगर हम इसको बनाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो वो फिर जो है ना ऐप के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो वो खैर जब आप नेक्स्ट डे सीखेंगे तो उसमें आपको समझ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल बस इतना याद रखें कि एसआरसी में आपने आना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना फिर जैसे आप एसआरसी में आएंगे तो एसएससी में एक फोल्डर होता है ऐप के नाम से। ठीक है, ऐप के फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास पेज डॉट
TSX की फाइल आ जाएगी, ठीक है। ये वाली जो फाइल होती है ना, ये फाइल हमारी जो होती है ना ब्राउजर पे रेंडर होती है, ठीक है। ये आपने चीज याद रखनी है। हाँ, ये वाली फाइल जो होती है ना, ये वाली फाइल हमारी ब्राउजर पे रेंडर। लेट सपोज अगर मैं ऐप के अंदर चले, वो हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो जो पेज डॉट टीएसएस की फाइल होती है ना, ठीक है, ये हमारी रेंडर होती है ब्राउजर पे जाके, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन हुई हुई है, ठीक है। तो अभी आपने देखा ना, मैंने कुछ कोड रिमूव किया था। लेट्स सपोज अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूँ तो मेरे पास वापस आ जाएगा, ठीक है। ये सारा कोड मैंने इसमें से रिमूव किया है, क्यों? क्योंकि ये जो है बॉयलर प्लेट बना बनाया जो है ना कोड हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जेएस की तरफ से ना हमें बना बनाया पेज मिलता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक बॉयलर प्लेट भी इसको हम कह सकते हैं। उसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हम बिल्कुल स्क्रैच से अपना पेज बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ बैक स्पेस के थ्रू। और इसके साथ ही साथ ये जो ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल है, इसमें भी आपने जाना है। और इन तीन लाइंस को छोड़ के ना, ये वाली जो तीन लाइन है, ठीक है, इन तीन लाइंस को छोड़ के बाकी जितना भी नीचे गए सारा कोड है ना, इसको आपने रिमूव कर देना है, सी एस एस वेरिएबल्स वगैरह और लेयर वगैरह को, ठीक है। ये हम आगे जाके देखेंगे क्यों रिमूव किया। अभी मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ। अगर लेट सपोज मैं इसको ना रिमूव करूँ, ठीक है, मैं इसको रिमूव नहीं करता, और इवन कि मैं ना ऐसा करता हूँ, इसको भी रिमूव नहीं करता, ठीक है। और मैं अब जाता हूँ और अपना जो है ना सर्वर रन करता हूँ। npm npm रन डेव करके, ठीक है। npm रन डेव की कमांड के थ्रू हम नेक्स्ट जेएस का जो डेवलपमेंट सर्वर होता है उसको हम रन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो है मेरे पास नेक्स्ट जेएस का जो सर्वर है लोकल होस्ट 3000 के ऊपर जो है रन हो गया है, ठीक है। मैं इसको सिंपल कॉपी भी कर सकता हूँ, या अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके और अपना क्लिक करूंगा ना, तो ये डायरेक्ट मेरे पास ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैं आपको कह रहा था ना कि बॉयलर प्लेट जो है हमें बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस की तरफ से बनाई बनाई बॉयलर प्लेट मिलती है, ठीक है। तो वो यही पेज होता है, बेसिक यही पेज होता है कि जो हमें बना बनाया मिलता है। और ये पेज ये जो कोडिंग है ना, इसी के थ्रू जो है ना बनाया गया है, ठीक है। यही सारी HTML और CSS के थ्रू बनाया गया। अब अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, तो आप अभी देखिएगा, जैसे ही मैंने बॉयलर प्लेट को रिमूव किया तो अभी मेरे पास खैर वहां पे एरर आएगा। तो उस एरर को रिमूव करने के लिए बोलता है कि भाई कुछ JSX बोलता है कि भाई कुछ ना कुछ जो है ना JSX रिटर्न हो, ठीक है। नेक्स्ट जेस बोलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ जो है ना JSX मुझे रिटर्न करो। अब यहाँ पे मैंने लेट सपोज एक एम्प्टी डिव जो है ना रिटर्न कर दी है, ठीक है। तो एरर नहीं एटलीस्ट आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जस्ट एक ही ग्रेइश सा बैकग्राउंड आ रहा है, बट मेरे पास जो कंटेंट था वो सब रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब इसको भी हटाने के लिए जो है ना, जो मैं पहले आपसे बात कह रहा था ना कि ग्लोबल डॉट सीएसएस में जाके इसको आपने रिमूव करना है, तो वो जब इसको रिमूव कर देंगे हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली ये कुछ कस्टम सीएसएस लगी हुई है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट जेएस वालों ने, जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने जब बनाया है इसको पेज को, तो उन्होंने कुछ कस्टम सीएसएस अप्लाई की हो, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा अभी मेरे पास बिल्कुल साफ, देखें, बिल्कुल वाइट पेज, बिल्कुल क्लीन, कुछ भी नहीं, सही है। तो बेसिक अभी फिलहाल हम लोगों ने ये देख लिया कि नेक्स्ट का सर्वर कैसे बनाना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है सर्वर को, सॉरी बनाना नहीं, सॉरी रन कैसे करना है, ठीक है। और इसके अलावा इंस्टॉलेशन किस तरह से होगी। और अभी हम देखेंगे कि टेलमेंट सीएसएस किस तरह से हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी ग्लोबल सीएसएस क्या है और इसके अंदर ये जो तीन चीजें बनी हुई हैं ये क्या है, ठीक है। देखें, दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, एक ये ग्लोबल डॉट सी एस एस और एक ये पोस्ट CSS, ठीक है। ये ही दोनों फाइल्स के थ्रू जो है ना आपकी CSS जो टेलमेंट CSS जो है ना यहाँ पे ब्राउजर पे जो है ना रेंडर हो रही है, ठीक है। होता क्या है, इसका फ्लो किस तरह से होता है, ठीक है। ये जो टेलमेंट CSS की ये है ना, ये देखें, टेलमेंट CSS बेस, ठीक है, टेलमेंट CSS कंपोनेंट्स, ठीक है, और ये टेलमेंट यूटिलिटीज, ठीक है। ये तीनों डायरेक्टिव है, ठीक है। अब ये वाला जो डायरेक्टिव है ना, बेस वाली जो क्लास है, ठीक है, ये कुछ बेसिक
क्लासेस है इसके अंदर, ठीक है, टेलमेंट की कुछ बेसिक क्लासेस इसके अंदर, इसके अंदर सम कंपोनेंट्स बने, क्योंकि टेलमेंट सेल्स हमें बने बनाए कंपोनेंट्स भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे टेलमेंट सेल्स की जाके देखें आप, कंपोनेंट्स लिखा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं जाके, ठीक है, तो देखें कुछ मेरे पास मल्टीपल काफी सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, बट फिलहाल हम जो है कस्टम चीजें बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम कंपोनेंट्स को नहीं यूज, अच्छा ये है कुछ यूटिलिटी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो यूटिलिटीज क्लासेस का मतलब होता है यानी कि ऐसी क्लासेस जो कि फ्रीक्वेंटली यूज हो रही हो, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म क्लासेस कह लें, यूटिलिटी कह लें, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंटली हमारे पास बार बार यूज होती हो, ठीक है। तो उसमें इसके अंदर जो है ना इस डायरेक्टिव में कुछ वो वाली क्लासेस, तो ये तीन मेन डायरेक्टिव होती हैं टेलमेंट सीएसएस को अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए, और ये हमेशा सीएसएस की फाइल में बनते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट जेएस में काम करते हैं तो वहां पे ग्लोबल्स डॉट सीएसएस के नाम की फाइल बनती है जो कि कांस्टेंट होती है, हम कांस्टेंट कह लें, क्योंकि ये जो नेक्स्ट जेएस है नहीं फ्रेमवर्क, और फ्रेमवर्क में आप भी जानते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं नेमिंग कन्वेंशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस कहता है कि भाई अगर आपने मेरे में, आप चाहते हो कि आपकी जो सीएसएस है आप एक ही फाइल के अंदर करो, लाइक के इसमें एक ही फाइल में रखिए और पूरे प्रोजेक्ट में अप्लाई हो, तो सिर्फ एक ग्लोबल डॉट सीएसएस की फाइल बना दो, किसके अंदर, ऐप की डायरेक्टरी के अंदर। ये भी लाजमी याद रखना कि बनेगी जो ग्लोबल डॉट सीएसएस की फाइल वो ऐप की डायरेक्टरी में बनेगी, ठीक है। तो एक फाइल बना दो और बस फिर आपकी पूरे प्रोजेक्ट में वो इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। तो अच्छा खैर ये हो गया, और ये जो पोस्ट सीएसएस होती है ना ये क्या करती है, अगर मैं इस पर होवर करूँ, देखें आप क्या अननोन एट रूल एट द रेट टेलमेंट से, इस पे भी अननोन आएगा, इस पे भी अननोन आएगा। अब आप कहेंगे यार यहाँ पे तो अननोन आ रहा है, तो ये अप्लाई किस तरह से होगी वहां पे जाके, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये जो मेरे पास बनी है ना पोस्ट सीएसएस की, ये जो बनी हुई है फाइल, ठीक है, ये क्या करती है कि ये यहाँ पे आती है, ठीक है, ये क्या करती है यहाँ पे आती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा पेज राउंडर होता है ना तो ये वाली चीज नहीं जाती, ठीक है। तो ये जो है ना ये जो पोस्ट सीएसएस की फाइल है, ठीक है, ये क्या करती है, ये हमारे पास यहाँ ग्लोबल डॉट सीएसएस में आती है, ठीक है, और ये देखती है यहाँ पे कि ये हमारे पास जो है ना टेलमेंट सीएसएस जो है ना बेस कंपोनेंट, ठीक है, ये भी सारी चीजें, ठीक है, ये इसके पास जो है ना इंपोर्ट हो जाते हैं जाके यहाँ पे, ठीक है, ये देखें इंपोर्ट हो रहा है, सही है, यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो होती है ना पोस्ट जो सीएसएस होती है, ये बेसिकली जो है ना हमारी यहाँ पे ब्राउजर पे जो है ना रेंडर हो रही होती है। इसकी वजह क्या है, आप देखें, इसकी वजह पता है क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि जब आप देखें, लेट सपोज जब हमने आपको याद होगा जब हमने नेक्स्ट जेएस का अपनी इंस्टॉलेशन की तो उसने पूछा कि क्या भाई आपको टेलमेंट सीएसएस यूज करनी है, हमने कहा जी बिल्कुल करनी है, ठीक है। जब हमने कहा जी बिल्कुल करनी है तो उसने क्या किया कि टेलमेंट सीएसएस को जो है ना पूरे तरीके से हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो है ना इंस्टॉल कर दिया। अगर आप देखें कॉन्फ़िग की फाइल भी बनाई हुई है, ठीक है, और ये तो जस्ट एक सिंपल फिलहाल बनाई, अभी आगे जाके हम देखेंगे कि जो फुल कॉन्फ़िग की फाइल होती है टेलमेंट सीएसएस की वो किस तरह से जो है ना हम अपने पास ला सकते हैं। अगर आप डिपेंडेंसीज में देखें तो यहाँ पे डिपेंडेंसी भी आ गई पोस्ट सीएसएस की भी, टेलमेंट सीएसएस की भी, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि यार अब टेलमेंट सीएसएस में तो हजारों क्लासेस होंगी, ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने टेलमेंट सीएसएस अपने पास डाउनलोड कर ली, अपने पास इंस्टॉल कर ली इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो इसका मतलब फिर वो हजारों की हजारों क्लासेस जो है हमारे एप्लीकेशन में आ गई हैं, ठीक है। तो वो तो फिर हमारी एप्लीकेशन जब ब्राउजर पर जाकर रेंडर होगी तो एप्लीकेशन भी बैठ सकती है, ठीक है, क्योंकि काफी साइज बड़ा हो जाता है एप्लीकेशन का, बट नहीं ऐसा नहीं होता। जो भी क्लास हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब जो भी हमने पेज बनाएंगे या कंपोनेंट्स बनाएंगे उसमें जो भी क्लासेस हम अप्लाई करेंगे, ये जो पोस्ट सीएसएस होगी ना ये सिर्फ उन्हीं क्लासेस को जो है ना ब्राउजर पे रेंडर करेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि हमारी फाइल का जो साइज है ना वो ऑप्टिमाइज रहेगा, मिनिमल साइज रहेगा, ठीक है। वो अपनी जो है ना लिमिटेड साइज में रहेगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। जो जरूरत की चीज होगी सिर्फ उसी को जो है ना वहां पे जाके जो है ना रेंडर करेगी ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास कॉन्फ़िग की फाइल पड़ी है तो ये बड़ी जरूरी चीज है, ठीक है। आगे जाके हम सीखेंगे कि किस तरह से जो है ना ये टेलमेंट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी हेल्प आउट करती है, ठीक है। तो ये आगे जाके फिलहाल हम छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि टेलमेंट सीएसएस जो है ना किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या किया, डिव बनाया, ठीक है, डिव में मैं जाता हूँ क्लास नेम, ठीक है। अब क्लास नेम बना दी, ठीक है। अब आप एक मैं जादू दिखाता हूँ, जब हम ट्रेडिशनल सीएसएस बनाते यूज करते थे प्योर जो सीएसएस होती है, ठीक है, तो क्या हम उसके अंदर इस तरह से क्लास नेम दे के, ठीक है, या लेट सपोज जब हम सीएसएस बनाते थे तब तो हम क्लास देते थे एचटीएमएल, बट ये भी चीज याद रखें कि नेक्स्ट जेस का एक रूल है, नेक्स्ट जेस का रूल ये है कि जब भी अगर हम चाहते हैं कि हमें क्लास देनी है अपने एलिमेंट को, कोई भी सीएसएस की स्टाइल की क्लास, तो हम उसको क्लास के नाम से नहीं रख सकते, हम उसको रखेंगे किस नाम से, क्लास नेम
के नाम से। इसकी वजह ये है क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट जेएस का फ्रेमवर्क है वो किसके ऊपर बिल्ट हुआ हुआ है, वो बिल्ट हुआ हुआ है ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट। ठीक है, अब रिएक्ट किसके अंदर लिखी हुई है, रिएक्ट सारी लिखी हुई है ऊप्स के अंदर। ठीक है, रिएक्ट सारी किसमें लिखी हुई है, ऊप के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारी जो रिएक्ट है ना वो लिखी हुई है। ठीक है, इसकी वजह से अगर हम जस्ट क्लास लिखते हैं ना तो वो फिर कंफ्लिक्ट आ जाता है। अगर अभी भी मैं जस्ट क्लास लिखता हूँ तो ये देखें मेरे पास इंटेलिजेंस क्या कह रही है, ये क्लास बना देगी मेरे पास, क्योंकि नहीं तो मुझे तो ऐसी क्लास बनानी, ये तो ऊप की क्लास आ गई मेरे पास, मुझे तो ये करना ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ चाहिए कि मुझे स्टाइलिंग वाली क्लास चाहिए भाई। तो स्टाइलिंग वाली क्लास के लिए वो ये चीज जो है ना समझ लें कि एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे पे ऊपर स्ट्रिक्टली। ठीक है, कि सिर्फ हम क्लास नेम ही रख सकते हैं और कुछ नहीं। अच्छा खैर, तो ये हमने रख दिया क्लास नेम। इस क्लास नेम को आप समझ लें कि जस्ट एक सिंपल HTML के अंदर जैसे हम प्योर HTML के अंदर रखते हैं ना क्लास का एट्रीब्यूट देते हैं। ठीक है, ये वही वाला समझ लें एट्रीब्यूट है, बस इसके साथ नेम लग गया। ठीक है, तो खैर, तो अब हम क्या करते हैं कि जब नॉर्मली हम करते हैं ना, ठीक है, तो हम क्लास का एट्रीब्यूट देते हैं, उसमें जस्ट क्लास का नेम लिख देते हैं। लाइक लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ कंटेनर, कंटेनर लिख देता हूँ मैं, जस्ट इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम कोई भी CSS नहीं दे सकते, सिर्फ हम इस तरह से लिखते हैं, इसमें हम कोई भी CSS जो है ना हम नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, जस्ट लिखा और फिर क्या हम करते हैं, हम अपने ट्रेडिशनल वे में हम यहाँ पे अपनी एक CSS स्टाइल डॉट CSS की फाइल बनाते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम डॉट यूज करते हैं और फिर हम लिख देते हैं कंटेनर 1 लेट्स सपोज। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ अपनी क्लासेस ऐड कर देंगे। बट ये किसका तरीका है, ये तरीका है हमारे पास CSS का, प्योर CSS का तरीका। बट जो टेलबैंड है ना वो ये नहीं कहती, क्योंकि हमने शुरू में एक चीज देखी थी, मैं आपको फिर से रिव्यू करवा देता हूँ। वो चीज थी ये, रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स विदाउट एवर लीविंग योर HTML। ठीक है, HTML को बिना जो है ना छोड़े हुए जो है ना हम जो है ना अपनी वेबसाइट जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, मॉडर्न वेबसाइट्स। ठीक है, तो इसलिए जो है ना हमने HTML की जान नहीं छोड़नी। ठीक है, HTML के अंदर ही रह के हम CSS को अप्लाई करेंगे। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब लिखिएगा मैजिक देखिएगा। ठीक है, सिंपल मैं एक चीज करता हूँ कि हम मैंने रखनी है भाई अपनी ये डिव बनाई है ना, लेकिन डिव यहाँ पे अपेयर नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि मैंने इसको विड्थ और हाइट नहीं दी। तो मैं सिंपली यहाँ पे दे देता हूँ विड्थ और हाइट देता हूँ। लेट्स सपोज मैं विड्थ कर देता हूँ 30। देखते हैं कि इंटेलिजेंस में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ करते हैं। हाँ ठीक है, देखें 30 दे दी। अब मैं आपको दिखाऊंगा मैजिक दिखाऊंगा। अब आप देख सकते हैं, आप बोलेंगे यार ये क्या है, यार ये क्या है। ठीक है, ये जो है ना बेसिकली ये क्लास है जो कि टेलमेंट से हमें देती है, और अगर इस पे आप होवर करें ना तो आपके पास पता चल जाएगा कि ये क्लास हमें क्या करके देगी। ये किसकी चीज है, ये है प्योर CSS की। जो ये प्रॉपर्टी है ना ये प्योर CSS की है। हाइट, और आगे हाइट हम दे देते हैं 5 फ्रेम दे दें, पिक्सल दे दें, कुछ भी दे दें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक। आप अगर आप इस पे गौर करें, बेसिक हमारे पास ये CSS ही है। पीछे हमारे पास जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि प्री रिक्विजिट्स क्या है, वो CSS है, प्योर CSS आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लें आप, अगर आपको प्योर CSS आती है तो ये आपको मुश्किल ही नहीं होगी समझने में। ठीक है, आपको नजर आ रहा है यार एक .h20 के नाम से क्लास बनी हुई है, H-20 के नाम से टेलविंड CSS में। ठीक है, तो हम सिंपली बस यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली टेलविंड की जो कॉन्फ़िग फाइल होती है ना, ठीक है, उसमें से उठ के हमारे यहाँ पे जो है ना अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको अभी दिखाऊं भी, ठीक है, तो मे भी शायद मैंने कलर नहीं प्रोवाइड किया तो इसलिए नहीं वो नजर आए, तो मैं यहाँ पे एक BG कलर भी दे देता हूँ। ये BG क्या है, ये भी आप अभी मैजिक देखिएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास प्रॉपर पूरे शेड भी मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, मैंने क्या लिखा, BG स्लेट 900। ठीक है, आगे जाके हम इसको प्रॉपर देखेंगे, ये बैकग्राउंड क्लासेस, हाइट, वेट। ठीक है, तो जस्ट एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा, ये देखें मेरे पास एक इस तरह का, अगर आप देखें, ठीक है, तो ये देखें एक इस तरह का नेवी ब्लू टाइप, या वैसे इसका अगर ऑफिशियल कलर का नेम देखें तो स्लेट है। स्लेट का कौन सा शेड है, 900। ठीक है, तो ये शेड का जो है ना एक बॉक्स बन गया, एक डिव बन गया मेरे पास। ठीक है, तो आपने देखा कितना आसान है। अगर हम लोग वैसे ट्रेडिशन में करें तो हमें एक जाते पहले दूसरी जगह वहां पे हाइट का बनाते, फिर अगर इस पे होवर करूं, ठीक है, इस पे अगर मैं होवर करूं तो विड्थ का करते, और फिर बैकग्राउंड के कलर देते, ये देखें बैकग्राउंड का कलर देते, और इवन कि इसमें हमें बिल्कुल ऑप्टिमाइज चीजें मिल रही है। देखिए इस तरह का अगर हमें कोई चीज करनी है प्योर में तो कितनी मुश्किल होगी ये चीज का, अगर हमने करनी है। ठीक है, ये वेरिएबल्स अगर हमने यूज करने हैं, तो कितनी मुश्किल है, लेकिन इसमें मैं बना बनाया समय सिर्फ हमने वन क्लिक के ऊपर उसको ऐड ऑन करना है। सही है, ठीक है, तो ये बेसिक देख लिया। अब इसमें मैं आपको एक और भी चीज के साथ साथ बताता चला जाऊं कि देखिएगा, आपने अगर देखा हो तो मैं कंट्रोल स्पेस, क्या चीज,
कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ ना, ठीक है, तो मेरे पास इंटेलिजेंस आ जाती है। लेट्स सपोज अगर मैं कुछ एच लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है, तो जैसे मैं कंट्रोल स्पेस करता हूँ, देखिए मेरे पास हॉवर आ गया, ठीक है, हॉवर तो खैर आगे जाके देखिए हाइट की मेरे पास सारी क्लासेस आ गई, मुझे पता है H1 H2 H3 सारी एच जो है ना मेरे पास। उसके बाद फिर ये पिक्सल्स के अंदर मेरे पास फिर ये परसेंटेजेस में फ्रैक्शंस के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। फिर ये मेरे पास एच स्क्रीन जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स के अंदर जो है ना सारे। फिर उसके बाद ये और भी जो भी एच से स्टार्ट, फिर मैक्सिमम मिनिमम ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो ये मुझे इंटेलिजेंस या सजेशन जिस एक्सटेंशन के थ्रू मिल रहा है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो लेटर ऑन, ठीक है। एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ पे आपने जाके लिखना है टेलविंड, टेलविंड सीएसएस, ठीक है। टेलविंड सीएसएस लिखेंगे तो टेलविंड लैब्स की तरफ से आपके पास ऑफिशियल जो है ना एक्सटेंशन है टेलविंड सीएसएस इंटेलिजेंस के नाम से। तो इसको आप जैसे अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पे मुझे जो सजेशन आ जाती है ना 2 मिनट के अंदर, ये सारी चीजें स्टेट्स वगैरह, और अगर डब्ल्यू दबाऊं तो मेरे पास वेट, अगर पीजी दबाऊं तो मेरे पास ये जो सारी चीजें आ जाती है ना, ये इसी इंटेलिजेंस के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू टेलविंड सीएसएस जो है वो यहाँ पर एंड अप होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम हेडिंग टैग के अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी, और हेडिंग टैग जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उसमें क्या फर्क है, और जो हम टेलविंड सीएसएस में जब आके हम हेडिंग टैग लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या फर्क होगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम टेक्स्ट की जितनी भी क्लासेस हैं और फॉन्ट की उन चीजों को भी जो है ना रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।